डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। तो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का आज अंतिम पार्ट है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजों से संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। देखिए वहां पर थोड़ा सा आप सही कर लेना, थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे ही, भरतपुर नहीं, वो मेरे मुंह से भरतपुर निकल गया था, वहां था करौली। ठीक है, तो करौली जो है वो आप सही कर लेना। और राजपूतों में सबसे पहला शासक जो मुगलों से जिसने अधीनता स्वीकार की थी वो कौन थे? राजा भारमल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। तो देखिए 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह और अमर सिंह सेकंड के बीच में क्या होती है, एक शर्त रखी जाती है और इकरारनामा जो है ये कहिए इस तरीके से कि जो सवाई जयसिंह हैं वो अमर सिंह की जो द्वितीय की जो पुत्री है चंद्र कुंवर बाई उनसे विवाह करेंगे और चंद्र कुंवर बाई से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन सवाई जयसिंह जो है उनकी जो पहली पत्नी थी उनके भी पुत्र हुआ और चंद्र कुंवर के भी पुत्र हुआ। और शर्त क्या रखी गई कि चंद्र कुंवर बाई का जो बेटा होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। तो इस वजह से जो लड़ाई है, जो संघर्ष है उत्तराधिकारी के लिए, तो वो तो होना तय ही था। चलिए देख लेते हैं। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरार नामे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। उसके बाद 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से भी एक बेटा हुआ, इसका नाम था ईश्वरी सिंह। पहली रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था ईश्वरी सिंह। और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी जो चंद्र कुंवर अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कुंवर से एक पुत्र हुआ, माधव सिंह। तो उत्तराधिकारी के लिए दो लोग हो गए, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। अतः जयसिंह के बाद माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष जो है वो निश्चित हो गया। इस तरीके से ये जयपुर में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष जो है वो हुआ। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह, जो बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह, ठीक है, किसका बेटा था वो? जयसिंह की जो पत्नी थी खींची रानी सूरज कुंवर, तो उसका बेटा था, वो गद्दी पर बैठा। क्योंकि राजपूतों में परंपरा है कि बड़ा बेटा जो है उसी को उत्तराधिकार जो बनाया जाएगा। लेकिन माधव सिंह जो कि चंद्र कुंवर का बेटा था, उसने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया कि पहले ही ये चीज तय हुई थी कि गद्दी पर जो है वो उसे ही बैठना चाहिए। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में गृह कलेश जो है वो आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। अब ये मराठों के पास गए कि हमें सहायता चाहिए। माधव सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसके बाद बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। तो माधव सिंह की ओर से जो सैनिक सहायता है वो किसने दी? मल्हार राव होलकर ने, मराठा ने, ठीक है। उसके बदले वो क्या देंगे? 20 लाख रुपए। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की, ठीक है। तो एक बेटा जो है वो तो मराठों के पास लेने के लिए गए सहायता, और वहीं दूसरे बेटे जो हैं वो कहाँ गए? राणोजी सिंधिया के पास। फरवरी 1745 ईस्वी में माधव सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधव सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। तो यहाँ पर विजयी जो है वो कौन हुआ? यहाँ पर विजयी हुआ खींची रानी जो सूरज कुंवर थी उसका बेटा ईश्वरी सिंह, ठीक है। माधव सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन किया। पहले 20 लाख रुपए दिए, अब दोबारा से उन्होंने सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए दिए। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा।
फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में दोबारा से कौन विजयी हुआ? ईश्वरी सिंह ही विजयी हुआ। यही बड़ा बेटा था, तो यही विजयी हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लाइनें जो है वो कौन सी नोट करनी है। सबसे पहले तो ये नोट करनी है कि 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री कुंवर बाई, इससे विवाह किया गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है शर्त जो है वो क्या थी, तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन जो हैं वो डिटेल में यदि पूछे गए तो ये चीजें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। बिल्कुल एक कहानी की तरह आप इसको याद रखेंगे। और 1722 में जयसिंह की जो खींची रानी सूरज कुंवर से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? माधव सिंह। और जो ये उत्तराधिकारी के लिए, जयपुर उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? वही माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में हुआ। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि माधव सिंह की सहायता जो है वो किसने की? मल्हारराव होलकर ने। और वहीं ईश्वरी सिंह की जो सहायता करने वाले कौन है? वो है राणोजी सिंधिया। विजयी कौन हुआ था? ईश्वरी सिंह। दोबारा से माधव सिंह जो है वो मल्हारराव होलकर के पास गए थे, सेना भेजी गई थी, फिर भी विजयी कौन हुआ? ईश्वरी सिंह। तो ये चीज याद हो जाएगी। जो अंतिम युद्ध होता है वो 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच किस स्थान पर होता है? राजमहल नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये एक स्टोरी ही हो गई जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट है, राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधव सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने और मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। तो देखिए पहले तो मराठा जो थे वो उनका झुकाव जो है वो ईश्वरी सिंह की तरफ था, जो पेशवा थे उनका झुकाव ईश्वरी सिंह की तरफ था। लेकिन राजमहल का जो युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 को, उसके बाद क्या हुआ कि महाराणा जगत सिंह ने क्या किया? ज्यादा रुपए देने का लालच दिया। इससे मराठा जो थे वो ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ के महाराणा जगत सिंह के साथ हो गए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि पहले तो ईश्वरी सिंह के साथ थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही महाराणा जगत सिंह ने ज्यादा लालच दिया राजमहल के युद्ध के बाद, तो पेशवा जो थे उन्होंने ईश्वरी सिंह का तो साथ छोड़ दिया और किसका साथ दे दिया? माधव सिंह का साथ दे दिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की जो है मुठभेड़ हुई। तो ये स्थान जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ मुठभेड़ जो है वो किसकी हुई? तो आप बिल्कुल गलती से भी माधव सिंह जो है वो टिक नहीं करेंगे। आप क्या टिक करेंगे? ईश्वरी सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए, बगरू के युद्ध 1748 के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। तो निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने आप को आजाद कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ईश्वरी सिंह जो है वो इतना बलशाली था, लेकिन उसे भी आत्महत्या जो है वह करनी पड़ी। तो ये जो बगरू का युद्ध है इसकी डेट जो है वो आप याद रखेंगे। अब होलकर ने माधव सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। तो माधव सिंह जो है वो गद्दी पर बैठ गए।
जैसा कि स्टार्टिंग में ही तय हुआ था कि बैठना किसको है, माधव सिंह को शर्त के मुताबिक। माधव सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधव सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधव सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तो देखिए, बुलाने का काम जो है वो भी इन राजपूत शासकों ने ही किया था। मराठों को जो है एंट्री जो है वो इन्हीं ने दी थी, लेकिन मराठों ने ही इन लोगों को बहुत ही परेशान किया। तो अंत में जो माधव सिंह थे, उन्होंने बहुत ही अपनी सूझबूझ से कार्य किया और राजस्थान की राजनीति में जो राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन जो है वो यहीं से प्रारंभ हो जाती है और युद्ध जो है वो यहीं से प्रारंभ होते हैं। तो जो विवाह जो हुआ था वो इसीलिए किया गया था, जो अमर सिंह सेकंड थे और जय सिंह, इनके बीच में जो विवाह की शर्त जो थी वो इसीलिए थी कि जो अमर सिंह सेकंड हैं वो सहायता करेंगे मराठों से बचाव के लिए राजपूतों की। इस तरीके से सहायता भी करेंगे, तो उन्होंने शर्त भी रखी थी कि यदि वो विवाह करते हैं चंद्र कुंवर से तो ही उनको सहायता मिल पाएगी। तो इस तरीके से देखिए कहानी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर जाकर होती है राजपूत और मराठा संघर्ष की कहानी प्रारंभ। नेक्स्ट देखिए, तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। तो अब मराठों ने जो है वो प्रवेश तो कर ही लिया था, संघर्ष चल ही रहा था राजपूत और मराठा के बीच में। मराठे जो थे वो क्या करते थे, यहाँ पर चौथ कर वसूली जो है वो करते थे। तो यहाँ पर जो प्रताप सिंह थे तत्कालीन शासक जयपुर के, तो उन्होंने इस मुक्ति से दूर करने का क्या किया, प्रयास किया। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया और शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना को पलड़ा भारी हुआ। तो यहाँ पर नोट करना है, 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास जो है वो तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा नामक स्थान पर किस किस के बीच में होता है यह युद्ध जो है वह मराठों और राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य होता है। ठीक है, मराठों और राजपूतों के बीच में होता है। तो मराठा जो है उनका नाम याद रखना है महादजी सिंधिया और राठौड़ों में कछवाहा के साथ में। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। अब देखिए, जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो तो अनिर्णायक युद्ध रहा। जो मराठे थे वो कमजोर पड़ गए थे, वहां पर राजपूत सेना जो था उसका पलड़ा जो है वो भारी था। फिर भी मराठे जो हैं वो पीछे हटने को राजी नहीं थे। तो दोबारा से युद्ध होता है 20 जून 1790 को मराठों और राजपूतों के बीच में पाटन का युद्ध, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। अब जो है मराठा जो है वो विजयी हो जाते हैं और राजपूतों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का फिर से प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को मराठों से क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी।
अब देखिए कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है? जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच में। ये युद्ध क्यों होता है? तो चलिए जान लेते हैं। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। बेटी किसकी थी? भीम सिंह की। और सगाई किसके साथ हुई थी? मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी और मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ इनका विवाह तय हुआ था। लेकिन क्या हो जाता है? अचानक से भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो है वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। तो अब जब विवाह की स्थिति के दौरान जो भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके पिता ने, कृष्णा कुमारी के पिता ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ विवाह तय कर दिया। लेकिन इस रिश्ते को मारवाड़ के जो नए शासक थे मान सिंह, उन्होंने मारवाड़ का क्या समझा? अपमान समझा कि विवाह जो है वो मारवाड़ के शासक से ही होनी चाहिए। भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो क्या विवाह जो है वो मान सिंह के साथ हो जानी चाहिए। और मान सिंह ने मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण करने का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। तो जब गृह कलेश होता है, गृह युद्ध होता है, तो क्या होता है? बाहर वाले आकर जो है वो उसका फायदा उठाते हैं। तो यहीं पर फायदा जो है वो उठाने का काम जो है वो मराठों और अमीर खां पिंडारी ने किया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर फायदा जो है वो उठाना चाहिए, मानसिंह का साथ जो है वो देना चाहिए, जिससे कि युद्ध की स्थिति हो और हम लोगों का जो राज है वो यहाँ पर लंबे टाइम तक बना रह सके। मारवाड़ के शासक मानसिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। तो अब डेरा डाल दिया मेवाड़ में। अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कुमारी की शादी जो है वो मानसिंह से करने या कृष्ण कुमारी की हत्या जो है वो करने का प्रस्ताव जो है वो मानसिंह के सामने रखा और ये भी बात कही कि यदि वह बात नहीं मानेंगे तो मेवाड़ को उजाड़ भी देंगे। ठीक है, तो इस बात की उन्होंने धमकी दी। अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, जो चंद्र कृष्ण कुमारी के पिता थे, महाराणा भीम सिंह ने जो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ थे और मान सिंह से कृष्ण कुमारी की शादी नहीं करना चाहते थे, तो ये जो महाराणा थे भीम सिंह अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे और मान सिंह से अपनी बेटी जो कृष्णा कुमारी थी उनका विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? 21 जुलाई 1810 को अपनी ही पुत्री को जहर पिला दिया और वो पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे बड़ा काला अध्याय है कि एक पिता ने ही अपनी पुत्री को जहर पिला दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जो है वो जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य जो युद्ध है वह थी। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो बीच में मराठा और अमीर खां पिंडारी, इन्होंने हस्तक्षेप जो है वो किया था, ये इनका नाम जो है वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो चैप्टर जो है ये कंप्लीट होने वाला है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। अब यहाँ पर क्या संकट था? यहाँ संकट था कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का जो भाई था बख्त सिंह, वो अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। ठीक है, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई जो बख्त सिंह है वह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर खुद को जोधपुर का शासक बनाना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। भाई पिता की मृत्यु के बाद बैठेगा कौन? बेटा ही बैठेगा। नवंबर 1750 ईस्वी में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी जो है वो हथिया ली, उससे छीन ली, क्योंकि ये क्या करना चाहता था?
ये तो पहले से ही जोधपुर का शासक जो है वो बनना चाहता था। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधव सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। तो जिस तरीके से अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करने लगे थे, वही स्थिति जो है वो मराठों ने राजपूतों के यहाँ पर की। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया कि जो भी युद्ध होते थे, जो भी राजाओं के आपस में युद्ध होते थे, उसका क्या करते थे, ये फायदा उठा लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 21 सितंबर 1752 ईस्वी को बख्त सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। कि राम सिंह जो है वही वैसे उत्तराधिकारी थे जोधपुर की गद्दी पर, लेकिन नहीं कर पाए थे बख्त सिंह की वजह से। अब बख्त सिंह जो है वो वहां के राजा थे। इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है विजय सिंह वो गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1773 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर किसने भेजा, रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए। ठीक है, 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ले ली। तो अब ये युद्ध जो है वो 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, बख्त सिंह का जो बेटा था विजय सिंह और मराठों के बीच में, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भाग गया और नागौर दुर्ग में शरण ले ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था। वह क्योंकि मराठों की जो ताकत थी वो ज्यादा थी, वह उनसे संधि करने को क्या हो गया, विवश हो गया। 1756 में उनके बीच में संधि हो गई। तो अब मराठों के बीच में जो संधि है विजय सिंह की वो कब हुई, याद रखना है 1756 ईस्वी में। इस संधि की देखिए शर्तें, अजमेर और गढ़ बीठली तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांभर, मारोठ, सोजत, पर्वतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व जो है वो मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षति पूर्ति के रूप में 50,000 रुपए मराठों को देना भी स्वीकार कर लिया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी होगी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देने भी स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देंगे। और राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र थे। तो इतनी सारी जो शर्तें हैं वो हुई 1756 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों के लूटपाट से बचे रहे। बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूट मार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूट मार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे। अब तो उनकी आर्थिक स्थिति दशा जो है वो अत्यंत खराब हो गई। तो इस तरीके से हमने मराठों और राजपूतों के बीच में संघर्ष की कहानी जो देखी। तो देखिए इसके अंत में जो है वो अभ्यास प्रश्न है। तो ये अभ्यास प्रश्न जो है वो कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सीकर में, जयपुर में, श्री गंगानगर में या हनुमानगढ़ में। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हनुमानगढ़ में कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, इसका आंसर जो है वो आपको देना है। इस तरीके से आंसर देना है कि आंसर नंबर 2, तो चारों ऑप्शन देखिए, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर या बर्नी। तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है इसे। नेक्स्ट देखिए, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी, सांगा की, रतन सिंह की, राज सिंह की या मान सिंह की। तो ये बहुत ज्यादा आसान सा ही प्रश्न अब आपको लग रहा होगा
कि वो रतन सिंह की क्या थी, पत्नी थी। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? तो देखिए 1181, 82, 91 और 92। तो यहाँ पर पानीपत की 2 युद्ध और एक महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था पृथ्वीराज तृतीय ने, वो युद्ध। ये तीनों डेट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें से यहाँ आपसे पूछा गया है पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया, ये आपको बताना है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो अब देखिए अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी है, मेवाड़ की, जयपुर की, मारवाड़ की या बीकानेर की। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर आप देना है आपको, सेकंड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, किस नदी के किनारे अवस्थित है? राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया? राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, इनको भी आप सॉल्व करिएगा। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? दिवेर का युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही आसान से, जो भी डिफिकल्ट लगते हैं कि ये कहाँ से आ गए। अब कहीं किसी भी आप कोचिंग में, बड़ी कोचिंग में जाते, ठीक है, वहां आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलते और ना ही इतनी डिटेल में आपको मिलता, क्योंकि वो हाई लेवल की जो पढ़ाई है वो आपको करा देते हैं, आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इतना चैप्टर पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको सुमेलित करना है। यहाँ राजवंश है, यहाँ संस्थापक हैं। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? चौहान वंश के कौन है? जाट के कौन है? कछवाहा के कौन है? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये करवा दिया है। तो इसी तरीके से करते रहेंगे तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।